my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो स्टूडेंट कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल और पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है सप्लाई। क्या नाम है? सप्लाई। तो अब ये सप्लाई क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। अच्छा, आपके बुक में सप्लाई चैप्टर में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी है, तो मैं क्या करूँगा आपको दो पार्ट में पढ़ाऊँगा। सप्लाई आज कंप्लीट करा दूंगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपके नेक्स्ट वीडियो जो कि कल से परसों तक में आ जाएगा उसमें कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर है? ठीक है। तो आज हम लोग सप्लाई चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे। और अगर कोई ऐसा बच्चा जो पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको इस चैनल पर अकाउंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स पूरा ISC के पैटर्न पे सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सप्लाई क्या होता है। जब सपोज मानो बेटा ये मान लो मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है। कितने मार्कर है मेरे पास? मान लो 10 मार्कर है। कितने मार्कर्स हैं? 10 मार्कर हैं। और पूरे के पूरे मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको सेल करना चाहता हूँ। मैं एक सेलर हूँ और मेरे पास 10 मार्कर है और मैं पूरे के पूरे 10 मार्कर सेल करना चाहता हूँ। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लाई। क्या बोलेंगे? सप्लाई। अच्छा, मान लो मेरे पास 10 मार्कर है। कितने मार्कर है मेरी दुकान में? 10 मार्कर है। लेकिन मैं 10 नहीं बेच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 8 मार्कर ही बेचूँगा, 2 बेचना नहीं है। अगला दुकानदार बोल रहा है कि 2, भाई मुझे 2 और दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा, मेरी इच्छा ही नहीं है। मैं 10 मार्कर है मेरे पास लेकिन मैं 8 ही बेचना चाहता हूँ। तो सप्लाई क्या होगी? 8 मार्कर। सप्लाई का मतलब क्या है? जहाँ पर मेरी विलिंगनेस है, मेरी इच्छा है, मेरी डिज़ायर है, मैं रेडी हूँ सामान को बेचने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? सप्लाई होगी। हाँ, लेकिन अगर मेरे पास मान लो 100 मार्कर्स है, कितने हैं? 100 मार्कर्स हैं और मैं एक भी नहीं बेचना चाहता हूँ, एक भी नहीं बेचना चाहता हूँ, मैं बाद में बेचना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं है बेचने का भी, है ना, मैं 2 महीने बाद बेचूंगा। दैट मीन्स वहाँ पर सप्लाई नहीं है। सप्लाई उतनी है जितनी मैं ऑफ़र कर रहा हूँ सेल करने के लिए, जितनी मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। इस बात को याद रखना, इस वर्ड को हाईलाइट करो। ये देखो, ऑफ़र फॉर सेल, ठीक है। तो जितनी मैं ऑफ़र कर रहा हूँ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई बोलते हैं। समझ में आ रही बात? चलो बुक इस लैंग्वेज में अब देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रिफर्स टू द क्वांटिटीज। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। जो भी कमोडिटी है उसकी क्वांटिटीज़ विच प्रोड्यूसर्स और सेलर, चाहे प्रोड्यूसर हो बनाने वाला, चाहे सेलर हो बेचने वाला, आर विलिंग टू प्रोड्यूस, उनकी इच्छा है प्रोड्यूस करने की, एंड ऑफर फॉर सेल एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वो ऑफ़र कर रहे हैं बेचने को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई। अगर मेरे पास 20 मार्कर है, मैं 15 बेचना चाहता हूँ, सप्लाई में कितनी ऑफ़र कर रहा हूँ? 15 मार्कर की। तो सप्लाई कितनी हुई? 50 में। मैं 5 नहीं बेचना चाहता हूँ तो वो सप्लाई नहीं हुई। समझ में आ रही बात? जो मैं ऑफ़र करूँगा कस्टमर को सेल करने के लिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? सप्लाई। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और 2 तरह की सप्लाई होती है, एक होती है इंडिविजुअल सप्लाई और एक होती है बेटा मार्केट सप्लाई। तो इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, मार्केट सप्लाई क्या है? अब इसको एकदम सिंपल है, यही लैंग्वेज है भाई, इसमें इतना सा फ़र्क है। अगर आ फर्म का मतलब एक फर्म, कोई एक दुकानदार, एक सेलर ऑफ़र कर रहा है, सप्लाई ऑफ़र कर रहा है, सामान बेच रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई। अगर एक पर्सन कोई भी सामान बेच रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई। अगर वही सामान सब लोग, पूरी दुकानदार बेच रहे हैं, मतलब मैं भी बेच रहा हूँ, आप भी बेच रहे हैं, कई लोग बेच रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट सप्लाई। जैसे डिमांड में नहीं था इंडिविजुअल डिमांड, एक आदमी डिमांड कर रहा है, वो क्या हो गया? इंडिविजुअल डिमांड। ढेर सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, वो क्या हो गया? मार्केट डिमांड। तो उसी तरह सप्लाई में इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब एक आदमी की सप्लाई, मार्केट सप्लाई का मतलब एक से ज़्यादा लोग मिलकर ऑफर कर रहे हैं, वो क्या हो गया? मार्केट सप्लाई। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे देखो, आगे बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। किसकी? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अच्छा, एक काम करो, इससे पहले हम लोग एक काम और करते हैं। क्या? एक आप में बुक में है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। क्या है बेटा? स्टॉक एंड सप्लाई। अब ये स्टॉक एंड सप्लाई क्या होता है? देखो, सप्लाई का मतलब तो मैंने बताया, क्या बताया था कि भाई मेरे पास मार्कर हैं, कितने मार्कर थे अभी? 10 मार्कर्स थे, ठीक है। मैं बेचना कितना चाह रहा हूँ? 8, वो क्या होगी? सप्लाई। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक जो बेचना नहीं चाह रहा हूँ भाई, गोडाउन में रखा हुआ मैंने, भाई मैं गया मार्केट में, मेरे मान लो मेरी मोबाइल की शॉप है, 50 मोबाइल्स मैंने ख़रीदे बेचने के लिए,
50 में मैंने 50 में नहीं बेच रहा हूँ, 30 मैंने अपनी शॉप पे रखे हैं बेचने के लिए, दुकानदार आता है देखता है, और 20 मैंने अपने गोडाउन में रखे हैं। कहाँ रखे हैं? गोडाउन में रखे हैं। मेरा मन नहीं बेचने का, बाद में फ्यूचर में बेचूंगा। समझ में आ रही बात? तो जितने मैं ऑफ़र कर रहा हूँ 30, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सप्लाई। और जो मैंने बचा के रखे उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। गोडाउन नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? कोई डाउट? सप्लाई स्टॉक का मतलब समझ गए? सप्लाई का मतलब जो बचा के रखा है वो क्या है? स्टॉक है। और जो मार्केट में बेच रहे हो वो क्या है? सप्लाई है। जो मार्केट में बेच रहे हो वो क्या है? सप्लाई है। और जो बचा के रखा है वो क्या है? स्टॉक है। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक डिटर्मिनेंट्स आ जाता है, चाहे सप्लाई का है, चाहे डिमांड का है, चाहे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है, तो आएगा ज़रूर। देख के जाना, अब की बार भी 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स का मतलब एक पेपर में ऐसे भी आता है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सप्लाई या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। मतलब ऐसे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है या ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। मतलब इफेक्ट का मतलब, डिटर्मिनेंट्स का मतलब ये होता है कि सप्लाई में ऐसा क्या है, कभी सप्लाई ज़्यादा होगी, कभी सप्लाई कम होगी, कभी सप्लाई ज़्यादा होगी, कभी सप्लाई कम होगी। तो वो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है, वो कौन कौन से फैक्टर्स है आपको बताने हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या है बेटा? इसको रफ कर दूँ मैं, पहले यहाँ पे समझाने का काम आएगा। ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो नंबर 1 पर है, हाँ तो बेटा इसमें हमारा फर्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो जब भी सप्लाई में आप पढ़ोगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, प्रॉफिट का। किस चीज़ का ध्यान रखोगे? प्रॉफिट का ध्यान रखोगे। कैसे मतलब सर? अभी लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ो तो समझ में आएगा। अब इतना समझ लो, नॉर्मल सी बात समझो, कभी भी किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, अगर प्राइस बढ़ेगा किसी भी चीज़ का तो प्रॉफिट भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब मान लो ये मार्कर था, मार्कर कितने रुपए का था? मिलता है 20 रुपए का। अचानक से मार्कर का रेट बढ़ गया और 60 रुपए का मिलने लगा। मार्कर का रेट 20 से 60 रुपए का हो गया, तो प्राइस बढ़ा, 20 से 60 हुआ। और अगर प्राइस बढ़ा यानी कि प्रॉफिट बढ़ा, और प्रॉफिट बढ़ा तो सप्लाई भी क्या हो गई? बढ़ गई। समझ में आ रही बात? अब अगर मान लो मार्कर 20 रुपये से 10 रुपये का हो जाए तो प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। प्राइस कम हुआ तो प्रॉफिट भी कम हो गया, और प्रॉफिट भी कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बताओ जी, सप्लाई भी कम हो जाएगी। समझ रहे हो? तो जब प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो पहला फैक्टर क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो कमोडिटी का जो प्राइस होता है वो भी बहुत डिपेंड करता है सप्लाई के ऊपर। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, और प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगी, क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। यहाँ से समझ में आया? क्लियर है? पहला वाला पॉइंट रफ करूँ। चलो दूसरा फैक्टर क्या है भाई? गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर। गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर। अब गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर का मतलब क्या है? देखो, प्रोड्यूसर के 2 तरह के गोल होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और दूसरा क्या होता है बेटा? सेल्स मैक्सिमाइजेशन। पहला होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द सेकेंड इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर की बात हो रही है, गोल्स ऑफ द फर्म कह सकते हो। अगर सामान बनाने वाला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम कर रहा है तो वहाँ पर सप्लाई क्या होगी? कम होगी। बताता हूँ क्यों। अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन कर रहा है, सप्लाई वहाँ पर क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, एप्पल समझते हो? एप्पल का मोबाइल देखियो कि देखो, आईफोन जानते हो ना? तो अब आईफोन है तो वो कभी भी देखो प्राइस से अपने समझौता नहीं करता, हमेशा वो क्वालिटी पे बात करता है, और प्राइस से समझौता नहीं करता। प्राइस हमेशा क्या रखता है? हाई रखता है। बोलता है एक दिन में 2 मोबाइल बिके, 3 मोबाइल बिके, 4 मोबाइल बिके, हमें एक दिन में 100 मोबाइल नहीं बेचना है। हमको एक दिन में 100 मोबाइल नहीं बेचना है, हमें एक दिन में 5 मोबाइल बेचना है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का बेचना है। प्राइस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, प्राइस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो ऐसे में अगर एप्पल वाले हैं तो एक दिन में 5 मोबाइल बेच रहे हैं तो सप्लाई क्या रहेगी? कम रहेगी। तो जिनका गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है तो वो लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट ज़्यादा रखते हैं, और एक दिन और उनकी सप्लाई क्या होती है? कम होती है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन उसी जगह पर वीवो वाले हैं, ओप्पो वाले हैं,
है ना, एमआई वाले, इन लोग क्या करते हैं, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादा सामान बेचने की कोशिश करते हैं, मतलब एक में नहीं, प्राइस कम रखते हैं, 10,000, 8,000, 12,000, 15,000, लेकिन एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल बेचने की कोशिश करते हैं। तो अगर कंपनी का गोल प्रोड्यूसर का गोल सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर कंपनी का गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, सप्लाई क्या होगी, कम होगी। समझ में आई बात, क्लियर है। चलो थर्ड पॉइंट देखो, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़। अब ये क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़, देखो समझना बात को। रिलेटेड कमोडिटीज़ का मतलब बेटा ये होता है कि देखो बहुत से फर्म होते हैं, देखो एक है आपका, दो कमोडिटीज़ ले लो, एक तरफ टी ले लो, एक तरफ कॉफ़ी ले लो, ठीक है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़, अगर कोई भी मान लो सामान बेचने वाला है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इसको छोड़ दो, एग्जांपल लो, आप ले लो वीट ले लो और एक तरफ ले लो आप राइस ले लो, ठीक है। तो एक प्रोड्यूसर है या एक फार्मर है, तो वो वीट और राइस कुछ लोग उगाते हैं, 10 लोग वीट उगाने का काम करते हैं, 10 लोग राइस, 10 लोग वीट का काम करते हैं, 10 लोग राइस का काम करते हैं। लेकिन अगर मान लो कल को राइस का प्राइस ज़्यादा हो गया, इसके कंपेयर में राइस का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब जो लोग यार वीट बेच रहे थे, जो लोग वीट प्रोड्यूस कर रहे थे, उनके दिमाग में क्या आएगा, यार ज़मीन तो मेरे पास भी है, जब राइस पे ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो हम लोग वीट क्यों प्रोड्यूस करें। दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा, भाई मेरे पास भी पैसा है तो हम लोग क्या करें, राइस प्रोड्यूस कर लेते हैं, वीट क्यों प्रोड्यूस करें। भाई दिमाग में आएगा ना, अगर मेरा पास ज़मीन है, सब कुछ है और पैसा ज़्यादा राइस में मिल रहा है तो मैं वीट प्रोड्यूस नहीं करूँगा। तो 10 में कुछ लोग इधर आ जाएंगे, मान लो 5 लोग इधर आ गए, तो यहाँ कितने बचे, यहाँ 5 बचे। तो ये बताओ, जो लोग राइस प्रोड्यूस करने लगेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। पहले 10 लोग करते थे, लेकिन जब प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो बोल रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़, अगर उससे रिलेटेड कमोडिटीज़ में प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई दूसरे वाले की बढ़ जाती है और वीट की ऑटोमेटिक सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और राइस की सप्लाई अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो आगे देखो, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपकी टेक्निक अच्छी है, टेक्निक समझते हो, टेक्निक अच्छी मतलब जो भी आप सामान बनाते हो उसको बनाने के लिए आपके मशीनें हैं अच्छी, तो वहाँ पर आपकी सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है, मशीन अच्छी है, सप्लाई अच्छी होगी। लेकिन अगर आपकी मशीन नहीं, आप लेबर से काम करते हो या आपकी मशीन बहुत पुरानी हो चुकी है, टेक्निक आपकी ख़राब है, तो वहाँ पर सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी टेक्निक आपको अच्छी है, सप्लाई अच्छी रहेगी, टेक्निक ख़राब है, सप्लाई आपकी कम हो जाएगी। क्लियर हुआ, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे देखो, फिर पॉइंट है पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज़। टैक्सेशन एंड सब्सिडीज़ का मतलब क्या है, भाई गवर्नमेंट ने, अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई भी कमोडिटी है जिस पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया, कोई सामान था 50 रुपये का था, ये मार्कर ही मान लो 50 रुपये का मिलता था पहले, 20 का 30 का मिलता था, इस पर 20 रुपये टैक्स लगा दिया। अब मार्कर कितने का हो गया, 50 रुपये का हो गया। अब जब मार्कर 50 रुपये का हो गया तो भाई इसकी कॉस्ट क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। पहले 30 का मिलता था, लोग खरीद लेते थे, अब लेकिन ये कितने का हो गया, 50 का हो गया, तो प्राइस ज़्यादा हो गया, है ना। तो अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, इसमें क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि सामान महंगा हो गया। भाई सामान महंगा भी हुआ, साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी 20 रुपये देना पड़ रहा है। तो अब क्या होगा, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो सप्लाई अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। भाई मार्कर 50 का था, अब भाई 50 का पड़ रहा है, 55 का भी बेच रहा है, पहले 20 का था, 30 का लोग बेचते थे, प्रॉफिट कमा लेते थे। अब बहुत से लोग क्या करेंगे ना, ये वाइट बोर्ड खरीदना ही बंद कर देंगे, क्या करेंगे, चौक से काम चलाने लगेंगे। समझ में आ रही बात। तो इसके लिए बोल रहा है कि पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज़, अगर गवर्नमेंट ने किसी भी कमोडिटीज़ पर टैक्स बढ़ा दिया तो उसकी सप्लाई अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे यार अब मार्कर का काम हमें करना ही नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे, कोई और काम करेंगे। तो जब सब्सिडीज़ दे दिया, मतलब सामान सस्ता कर दिया, टैक्स रेट फ्री कर दिया, तो उसकी सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर सब्सिडी समझते हो, छूट देना, गवर्नमेंट ने किसी पर छूट दे दी, सस्ता कर दिया सामान, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नेचुरल फैक्टर, कोई भी आपको 6 देख के जाना है मैक्सिमम, ठीक है। नेचुरल फैक्टर समझते हो, क्लाइमेट वहाँ कैसी है, मान लो इस साल जैसे हमारे यहाँ यूपी में इतना अच्छा जो है बरसात नहीं हुई, है ना, तो रेनी सीज़न नहीं हुआ, तो बहुत सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने से क्या हुआ, जो आपकी क्रॉप्स थी, फसल जो थी वो कम हो गई,
सूखा पड़ने से क्या हुआ, किसान रो रहा है, किसान को बहुत दुखी है, समझ में आ रही बात। तो नेचुरल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब नेचुरल फैक्टर भाई बारिश हुई नहीं तो क्रॉप्स भी कम हुई, हम लोग को गेहूँ चावल सब कम मिलेगा, वीट कम मिलेगा, राइस कम मिलेगा। अब इससे क्या होगा, सप्लाई भी कम हो जाएगी। हाँ, अगर किसी साल बारिश ज़्यादा हो गई, बाढ़ वगैरह नहीं आई तो वहाँ पे क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो नेचुरल फैक्टर भी वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे क्या है, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस मतलब मान लो मान लो कि एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, कोई सामान है, मुझे मालूम है कि मार्कर है, बार बार मैं मार्कर का एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन ठीक है तुम आप कुछ भी ले सकते हो। मार्कर है, आज 20 रुपये का मार्केट में मिल रहा है। कितने का बिक रहा है मार्केट में, 20 रुपये का। लेकिन मुझे पता है 1 महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ, यही मार्कर लोग 50 रुपये का खरीदेंगे। क्या करेंगे, 50 रुपये का खरीदेंगे। मुझे पता है कि प्राइस बढ़ने वाला है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, भाई मुझे जब पता है 1 महीने बाद मेरा मार्कर महंगा बिकेगा तो क्या मैं मार्कर बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, संभाल के रख लूँगा। दुकान में कोई पूछने आएगा भाई मार्कर है, तो वो नहीं भाई मार्कर ख़त्म हो गया, नहीं है मार्कर, नहीं है, जाओ जाओ जाओ, समझ में आ रही बात। तो जब कभी भी मार्कर का रेट अगर 20 रुपये है, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, सप्लाई कम हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे लग रहा है अभी 20 वाला मार्कर फ्यूचर में 10 रुपये का मिलेगा, यानी कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, तो मैं सप्लाई क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। भाई कल को 10 रुपये का होने वाला है, एक काम करो आज ही 20 रुपये का बेच बाच के ख़त्म करो, नहीं कल को तो ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर हुआ। तो ये आपके हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये आपके हो गए डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, या फिर बोल सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सप्लाई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, उसमें शेड्यूल क्या होता है, बाकी और भी बहुत सी चीज़ें। तो आगे की वीडियो मैं इसी में अटैच कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पहले से अपलोडेड है, तो आप लोग उसको देखो और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से देखना। देखो लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, देखो लॉ ऑफ डिमांड बताया था ना मैंने, जब प्राइस बढ़ता है डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। तो लॉ ऑफ सप्लाई भी यही बोलता है, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी सप्लाई भी क्या होती है, बढ़ती है। कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, और जब प्राइस घटता है तो सप्लाई भी क्या होती है, घटती है। समझ में आ रही है, प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ती है, प्राइस घटता है तो सप्लाई घट जाती है। कैसा रिलेशन बनता है इसमें, डायरेक्ट रिलेशन बनता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा होने का रीज़न एक सिंपल सा है, क्योंकि प्राइस जब बढ़ता है तो प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। भाई किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो उसका प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जब प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। समझ में आई बात। भाई ये प्रॉफिट ज़्यादा है तो लोग क्या करेंगे, सप्लाई ज़्यादा करेंगे, जब प्राइस कम हो तो सप्लाई कम करेंगे। बट लॉ ऑफ सप्लाई में एक चीज़ है, देखो ध्यान समझना, पहले इसकी डेफिनेशन देखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है सप्लाई इंक्रीजेस, वहाँ पर सप्लाई क्या होती है, इंक्रीजेस होती है। एंड व्हेन प्राइस फॉल्स सप्लाई आल्सो फॉल्स, जब प्राइस घटा तो सप्लाई घटी। यही चीज़ बता रहे हैं। बस उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अक्सर लोग गलत करके आते हैं, वो है अदर थिंग बीइंग्स इक्वल। मतलब अदर थिंग बीइंग इक्वल का मतलब क्या है कि एक ही फैक्टर काम करता है, मतलब आप सारी चीज़ों को आपको क्या मानना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट मानना पड़ेगा, कि और कोई फैक्टर में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, या फिर जितने भी फैक्टर पढ़ाए थे ना, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, कुछ भी हो सकता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हो गए, ये सबको हमें क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है, वो इक्वल है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तभी ये लॉ काम करेगा। समझ में बात, इस लाइन को जरूर से लिख के आना। ये हो गया, समझ में आ गई बात, ये हो गया आपका लॉ ऑफ सप्लाई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में जब लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो बोलेगा कि इसका आप पहले लॉ ऑफ सप्लाई लिखो, इतना लिखना, फिर इसका आप एक शेड्यूल बनाओगे, फिर इसका आप कर्व बनाओगे। तो अब हम लोग देखेंगे सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो जैसे डिमांड का कर्व बनाना सीखा था ना आप लोगों ने, बस सेम वैसे ही बनेगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ इतना, ठीक है, तो सेम वैसे ही बनेगा, इसमें कोई खास चेंज नहीं है आपका। देखो एक तो हुआ आपका सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका सप्लाई शेड्यूल। तो सप्लाई शेड्यूल के लिए आप क्या करो, एक टेबल ले लो। शेड्यूल समझ लो कैसे बनता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, प्राइस ले लिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्वांटिटी
सप्लाई, ठीक है। देखो अब आपने क्या पढ़ा है, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई क्या होती है, बढ़ती है। तो प्राइस जब आपका यहाँ पे कितना है 10 है तो सप्लाई कितनी है आपकी 100। अब प्राइस आपका 20 हो गया तो सप्लाई कितनी हो जाएगी आपकी 120, ठीक है। तो प्राइस 20 हो गया तो सप्लाई कितनी हो जाएगी 120। तो ये आपने एक शेड्यूल ले लिया। नॉर्मली जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई क्या होती है, बढ़ती है। तो अब इसको अगर हमें कर्व के फॉर्म में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, अगर इसको हमें कर्व के फॉर्म में दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे। देखो ये तो आपका प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी सप्लाई हो गई। तो इस साइड आप ले लो अपना प्राइस, ठीक है। पहले तो आपने शेड्यूल बना लिया, अब इसका कर्व बना लो। ये आपका कौन सा एक्सिस हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब यहाँ पे आप मानो इसको क्या 0। अब देखो इधर साइड तो प्राइस लेना है 10 20, तो ऐसे ले सकते हम लोग। यहाँ पे 10 ले लिया, यहाँ पर 20 ले लिया। सप्लाई कितनी है 100 है, 120 है। तो थोड़ा सा मान चलो, यहाँ से मान लो 80 हो गया, यहाँ पे आपने 100 ले लिया, यहाँ पे आपने 120 ले लिया, ठीक है। यहाँ से मान लो यहाँ पर 0 से 40 के बीच 60 के अराउंड आ गया, ठीक। तो अब देखो 10 से कितना है आपका पहले 100, जब 10 था वहाँ पे कितना था आपका 100। तो आप क्या करोगे 10 से 100 पे ले गए, ठीक है। इसको ये मान लो ये आपका 100 पे आ गया, 10 से 100 पे, ठीक। उसके बाद जब प्राइस बढ़ा, देखो प्राइस 10 था तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी 100। अब जब प्राइस 20 हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी हो गई है 120। यानी कि प्राइस बढ़ा तो सप्लाई क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। और जब प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ाई जाती है, तब क्या करेंगे, तो 20 पे ले जाओ और उसको 120 पे लेके आओ। ये हुआ, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या हो गया, मान लो ए, ये पॉइंट आपका क्या हो गया बी। तो अब ये बताओ ये शेड्यूल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, जा रहा है। और ये क्या शो कर रहा है कि प्राइस जब बढ़ता है तो सप्लाई भी क्या होती है, बढ़ती है। इस तरह से आपका ये कर्व बन जाएगा किसका, सप्लाई शेड्यूल का, ठीक है। सप्लाई शेड्यूल अब दो तरह से होता है, एक तो इंडिविजुअल होता है, एक तो इंडिविजुअल होता है इंडिविजुअल सप्लाई, और दूसरा क्या होता है मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल के लिए पूछेगा तो आप ऐसे बनाना शेड्यूल, फिर इसको आप ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देना, डेट्स इट, ये आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब देखो ये तो शेड्यूल उसकी बात हो गई। अगर इसी का हमें बनाना होगा किसका, मार्केट सप्लाई का, किसका मार्केट सप्लाई का, तब क्या करोगे, मार्केट सप्लाई के लिए इतना मैं रफ कर दूं, यहाँ तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक। अब देखो मार्केट सप्लाई का कैसे बनता है। सप्लाई शेड्यूल में एक सप्लाई इंडिविजुअल में क्या होता है, जब एक लोग की बात होती है। मार्केट में क्या होती है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग हो। तो मार्केट के लिए मान लो हमने एक शेड्यूल लिया, आपने ले लिया, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइस, ठीक है। प्राइस क्या था आपका 10 था, फिर 20 हुआ, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं, 30 में ले लेते, 10 20 30। अब यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, दो, तो मान लो इसको हम लोग क्या मान लें, एक पर्सन Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो। ये क्वांटिटी डिमांड हो गई, ठीक है। किसी के नाम दे दो, इसको A दे दो, इसको B दे दो। इसका नाम A है, एक का नाम B है। तो जब प्राइस 10 था तो जो A है कितनी डिमांड करता था 100, ठीक है। जब प्राइस 20 हुआ तो कितनी डिमांड करने लगा 120। जब 30 हुआ तो कितनी डिमांड करने लगा 140। देख रहे हो बढ़ रहा है। अब Q2 क्या कर रहा है, वो कितनी करता था 150 करता था। जब उसने देखा कि भैया बढ़ गया तो वो कितनी करने लगा 170। जब उसने देखा 30 हो गई तो उसने क्या कर दिया 190। यानी कि जब प्राइस बढ़ा तो इन लोगों ने सप्लाई क्या कर दी, बढ़ा दी। चाहे वो ए हो चाहे बी हो, दोनों ने सप्लाई क्या करी, बढ़ा दी। तो अगर इसको हम लोग टोटल करें तो टोटल कितना आएगा भाई, टोटल का यानी कि Q1 प्लस Q2 दोनों को ऐड कर लो। आपका मन चाहे तो Q3 Q4 Q5 जितना चाहो उतना ले सकते हो, ठीक है। मैंने दो लिया, आप दो या दो से ज़्यादा भी ले सकते हो। तो अब इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 250। 170 में 320 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 320, और 190 में 140 ऐड करेंगे कितना होगा 290, यानी कि 290 330, ठीक है। कितना हो जाएगा 330, यही होगा 250। तो आप सॉरी यहाँ पे एक चेंज, ठीक है, यहाँ पे 290 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना रहेगा 290 रहेगा। इस तरह से आपने डिमांड किसका बनाया, ये आपने कहा मार्केट सप्लाई का, ठीक है। ये किसका है, मार्केट सप्लाई का शेड्यूल है। तो इस तरह से आप लोग बना लोगे मार्केट सप्लाई का शेड्यूल। अब जब ये आपका बन गया तो इसका आप क्या बनाओगे, कर्व बनाओगे।
कर्व कैसे बनता है भाई, देखो ध्यान से, आपने ये लिया, फिर आपने ऐसे लिया, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका 0। अब देखो प्राइस कितना है 10, 20, 30, तो यहाँ पे ले लो, एक मैंने लिया 10, फिर मैंने लिया 20, फिर मैंने लिया 30, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इससे मतलब नहीं, आपको ये वाला लेना है, कितना है 250, 290, 330, तो इसी के अराउंड यहाँ पे ले लो अपने हिसाब से, कितना कितना ले लिया जाए, 50-50 में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लो आपका हो गया 50, यहाँ हो गया आपका 100, यहाँ हो गया 150, यहाँ हो गया 200, यहाँ हो गया 250 और यहाँ पे हो गया 300, ठीक है। आप चाहो तो इसको 100 में भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लेना चाहते हो, ठीक है। तो जब प्राइस 10 था तो कितनी थी सप्लाई 250, तो 10 पे कहाँ है 250, 250 कहाँ है यहाँ पे आएगा। तो क्या हम लोग ये ऐसे ले जाके कर सकते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है, एक पॉइंट आपका ये हो गया। अब फिर देखो 20 भी कितना है 290, तो 20 यहाँ है, 290 कहाँ होगा समथिंग अराउंड यहाँ पे रहेगा, तो इसको लेके जाओ 2, ये आपका हो गया 290, ठीक है। अब आगे क्या है 30 भी कितना है 330, एक और लेना पड़ेगा, ठीक है, एक और ले लो, कितना हो जाएगा 350, अब यहाँ पर ठीक है। तो अब देखो 30 भी कितना है 330, जो 30 भी थे तो हम लोग 330 भी कितना होगा, यूँ जाएगा 300, यानी कि करीब करीब आपका ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। कहाँ आएगा यहाँ पर, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है बट आप लोग स्केल से इसको रिप्रेजेंट करोगे, किससे करोगे जी, स्केल से करोगे, ठीक है। तो देखो ये आपका हुआ A, ये आपका हुआ 250, सॉरी, तो यहाँ पे होना चाहिए था, ये होना चाहिए 250, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो 250 यहाँ पे होगा, मैंने गलती से 225 पे ले लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये गया, ये गया और ये गया, यूँ करके आप लोग लेके इसको आओगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा A पॉइंट, ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा B पॉइंट, और ये कौन सा आपका पॉइंट हो जाएगा C, A B C, ठीक है। तो स्केल से आप लोग करना, तो स्केल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने हाथ से बनाया थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बनेगा कौन सा कर्व, इंडिविजुअल कर्व और सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल मैंने बता दिया, सप्लाई भी बता दिया। तो जितने भी शेड्यूल वाले क्वेश्चन हैं, लॉ ऑफ सप्लाई आएगा तो लॉ ऑफ सप्लाई में पहले इसकी डेफिनेशन लिखना, शेड्यूल बनाना इंडिविजुअल का, मार्केट का, उसके बाद सप्लाई का कर्व बना देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कितने नंबर क्वेश्चन आएगा ये 5 मार्क्स का, कितने का आएगा 5 मार्क्स का। तो आपके 5 मार्क्स डन हो जाएंगे। चेंज इन सप्लाई, सप्लाई में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जब सप्लाई में चेंज आता है, तो सब चेंज आता है वो दो तरह के होता है। एक होता है हमें कभी कभी मूवमेंट दिखाई पड़ती है, और कुछ जगहों पर हमें सप्लाई कर्व क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, मतलब मूवमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व, सेकेंड इज शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि कभी कभी हमें मूवमेंट दिखाई पड़ती है सप्लाई कर्व में, और कभी कभी हमें क्या होती है शिफ्ट होती है। ये क्या होता है, डिमांड में चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया था, अगर जिसने पढ़ा होगा उसको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं पढ़ा है तो अब देख लो, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अक्सर जब कभी भी प्राइस की वजह से, प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर सप्लाई में चेंज आ जाए, मान लो प्राइस किसी भी चीज़ का 10 रुपये था, प्राइस कितना था बेटा 10 रुपये था, तब उसकी सप्लाई कितनी थी 100 थी, लेकिन जब प्राइस 20 हो गई तो सप्लाई कितनी हो गई 200 हो गई। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, जब प्राइस जैसे ही बढ़ा सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। और प्राइस जैसे ही क्या हुआ, घटा, तो वहां पर 20 से 10 हुआ, सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब कभी भी प्राइस में चेंज आता है, जब कभी भी प्राइस में चेंज आएगा तो उसकी सप्लाई में भी क्या होगा, चेंज आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व, ठीक है। तो सप्लाई फॉर कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इट्स प्राइस, अगर प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में चेंज आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व। अब दो तरह की आपको मूवमेंट दिखाई पड़ती है बेटा, एक होती है अपवर्ड मूवमेंट और सेकंड क्या होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट को हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं, और डाउनवर्ड मूवमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं। इस बात को ध्यान में याद रखना, क्योंकि आपसे एमसीक्यू वगैरह में ये आपसे पूछ सकता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट इज आल्सो नोन एज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, और अपवर्ड मूवमेंट इज आल्सो नोन एज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो क्या है मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में कम या ज्यादा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व। दो तरह की होती है,
एक होती है अपवर्ड मूवमेंट, एक होती है डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। अब सेकंड है आपका शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। यहाँ पर क्या होता है, आपको मूवमेंट नहीं, यहाँ पे आपको शिफ्ट होते हुए दिखती है सप्लाई। कैसे दिखेगी वो भी हम लोग कर्व में देखेंगे, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है, सप्लाई फॉर कमोडिटी चेंज ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। मतलब यहाँ पे क्या था कि प्राइस में चेंज हो रहा था। जैसे यहाँ प्राइस थी, यहाँ सप्लाई था, तो प्राइस पहले कितना था, मान लो 10 था, फिर 20 हुआ। तो जब प्राइस 10 था, सप्लाई 100 थी, प्राइस 20 हुआ तो सप्लाई कितनी हो गई, 200 हो गई। तो प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में क्या हो गया बेटा, चेंज आ गया था, है ना। याद है आपको, इतना तो अच्छे से याद है, मूवमेंट ऑफ द सप्लाई कर। अब ये बोल रहे हैं शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर। शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर मतलब कि यहाँ पर क्या है, प्राइस है, यहाँ पर क्या बेटा, सप्लाई है। प्राइस कितना बेटा, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर प्राइस कितना है, 20 है, और यहाँ पर सप्लाई कितनी है, सॉरी यहाँ पर प्राइस 10 था, यहाँ भी 10 है, सप्लाई यहाँ पर 100, यहाँ पर कितनी बेटा 200। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है। शिफ्ट ऑफ द सप्लाई क्या बता रहा है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बट सप्लाई में चेंज हो सकता है प्राइस 10 ही रहे, कभी सप्लाई 100 से 200 हो जाए, हो सकता है कभी सप्लाई 100 से 50 हो जाए, यानी कि 100 से 50 हो जाए, कम हो जाए, वो डिपेंड करता है। कभी सप्लाई कम हो जाएगी, कभी सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। सप्लाई में चेंज आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अदर इसके जो अदर फैक्टर, सप्लाई कमोडिटी चेंज ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। मतलब प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स थे, बताया था ना मैंने कि टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी है वो सस्ते हो जाए, लेबर सस्ते मिलने लगे, कोई और रीजन होगा तो उसकी वजह से सप्लाई में क्या आएगा बेटा, चेंज आएगा। लेकिन यहाँ पर प्राइस में कम ज्यादा होने से चेंज आएगा तो मूवमेंट दिखेगी, लेकिन अगर अदर फैक्टर की वजह से प्राइस में कोई चेंज नहीं, लेकिन सप्लाई में चेंज होगा, तो वहां पर आपको क्या दिखेगा बेटा, शिफ्ट होते हुए दिखेगा सप्लाई कर्व में। यहां तक समझ में आ गया। इसको रफ करूं, आपको मैं डायग्राम बना के समझा देता हूं, ठीक है। इसको रफ कर दूं, ठीक है, जल्दी से इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक। 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से, तो ठीक है। देखो अब कैसे होता है, ठीक है। इसको यहाँ समझ में आ गया है। एक अपवर्ड मूवमेंट देखना, आपको डाउनवर्ड मूवमेंट देखना। पहले इसकी हम लोग बात करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक डिमांड शेड्यूल हम लोग बना लेते हैं छोटा सा। यहाँ पर मैंने लिया प्राइस, यहाँ पर मैंने लिया सप्लाई। अब देखो, जब प्राइस आपका 10 है, सप्लाई आपकी कितनी है, 100 है। प्राइस आपको जब 20 हुआ, सप्लाई कितनी होगी आपकी, थोड़ा सा कम ले लो, 150 ले लो, 200 भी ले सकते हो, दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर इसी चीज को हम लोग कर्व में दिखाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो। एक तो ये लिया आपने, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया बेटा वाई एक्सिस। यहाँ पर हम लोग क्या दिखाते हैं, प्राइस। यहाँ पर हम लोग क्या दिखाएंगे, सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी लिख लेना, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, क्वांटिटी सप्लाई। तो प्राइस कितना है, 10 है, 20 है। यहाँ पर ले लो बेटा 0, यहाँ पर ले लो 10, और यहाँ पर ले लो प्राइस, यहाँ पर ले लो 20। तो यहाँ पर मैंने कितना लिया, 10 और 20। सप्लाई कितनी है यहाँ पर, 100 और 50। तो 50 का ले लो, यहाँ पर ले लिया मैंने 50, यहाँ पर मैंने ले लिया 100, और यहाँ पर ले लिया मैंने बेटा कितना, 150। यहाँ से समझ में आया। अब देखो, प्राइस जब 10 था तो सप्लाई कितनी थी बेटा, 100। जब प्राइस 10 था, सप्लाई कितनी थी, 100। यहाँ से समझ में आया। ये पॉइंट हो गया आपका ए, ठीक। अब जब सप्लाई 20 हो गई, सॉरी प्राइस जब 20 हो गया, प्राइस बढ़ गया, तो सप्लाई कितनी होगी, 150। चलो इसको लेके आओ, 150 पे मैच करा, ये क्या हो गया आपका बी पॉइंट हो गया। समझ में आ रही बात। अब देखो यहाँ पर आपके कर्व कैसा बन रहा है, यूं जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यही जा रहा है। तो इसमें कुछ मूवमेंट हो रही, ध्यान देखो। जब प्राइस आपका 10 था तो 100 था ए पे, जब प्राइस 20 हुआ कितना हो गया, 150। यानी कि आपका ये तो अपवर्ड जा रहा है। कैसा बन रहा है ग्राफ आपका, अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ, दिख रहा है ना, ये ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कैसी मूवमेंट हो रही बेटा, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। एक तो पहली चीज ये हो गई, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर इतना समझ में, यहाँ पर कैसी मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। तो यही बता रहा था। तो इसको अपवर्ड मूवमेंट बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। इतना समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करता हूं यहाँ तो समझ में आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इसी में दिखाता हूं, ठीक है। देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई के लिए हम लोग एक ठो ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया प्राइस का, यहाँ पर मैंने लिया सप्लाई का, ठीक है बेटा। प्राइस और सप्लाई, प्राइस कितना है 10 और 20, तो प्राइस कितना है 10,
20, ठीक है। अब सॉरी, यहाँ पर आपने प्राइस तो चेंज लिया था, ठीक है, 10 और 20। अब बताओ प्राइस क्या है, इतना 10 है, यहाँ पर कितना है 20 है। अब अगर इसको हम लोग दिखाएं कि जब प्राइस 10 था और 20 था, एक मिनट, यहां पर बेटा प्राइस ले लो 20 ले लो और यहां पर 10 ले लो, क्योंकि उल्टा दिखाना है। देखो कैसे होगा। अब जब प्राइस 20 था तो सप्लाई कितनी थी बेटा 150। अब जब प्राइस 10 हो गया तो सप्लाई कितनी हो गई 100। यहां पर क्या दिखा रहा है, जब प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ी, प्राइस घटा तो सप्लाई घटी। इसको अगर हम दिखाएंगे तो कैसे बनेगा, आपका दो एक्सिस बनेगा, एक यहां पर हो जाएगा एक्स एक्सिस और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा 0। तो अब प्राइस कैसे दिखाएगी, प्राइस तो इस साइड दिखाते हैं, तो प्राइस दिखाओ तो यहां पर कितना होगा 10, यहां पर प्राइस कितना होगा 20, PRICE, ये आपका हो गया प्राइस। अब दिखाओ इधर साइड सप्लाई कितनी है, 50-50 के गैप में ले लो, 0 से यहाँ 50, यहाँ से मैंने लिया 100 और यहाँ से मैंने लिया बेटा कितना 150। तो अब ये बताओ 10 पे कितना है, ऊपर से देखना है, 20 पे कितना है 150, 20 पे कितना है 150, तो 20 पे आओ और यहाँ पे लो 150 और ये पॉइंट क्या हो गया बेटा आपका ए पॉइंट हो गया। अब बताओ 10 पे कितना है 100, हमेशा ऊपर से स्टार्ट करना है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 10 पे कितना है 100, 10 कहाँ है ये, 100 कहाँ है ये है, तो ये क्या हो गया आपका बेटा पॉइंट बी हो गया। ये क्या हो गया आपका पॉइंट बी हो गया। अब ये बताओ कैसा बन रहा है, कर कुछ समझ में आ रहा है कैसा बन रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, कैसा बन रहा है नीचे की तरफ, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। कैसी मूवमेंट हो रही है बेटा यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, MENT। और कैसा क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। समझ में आई कुछ बात कि नहीं, कैसा बन रहा है देखो ए से बी की तरफ, इसमें क्या था आप जा रहे थे ए से बी की तरफ ऊपर जा रहे थे, इसमें क्या है नीचे जा रहे हो, डाउनवर्ड मूवमेंट जा रही है। तो ये तो होता है, एक होता है अपवर्ड मूवमेंट, एक होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। तो इसमें मूवमेंट दिखती है जब आपका कर्व इधर से इधर शिफ्ट हो गया, इसमें इधर से इधर शिफ्ट हो गया। समझ में आई बात, डाउनवर्ड मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, पहले ले लिया स्क्रीनशॉट, रफ कर दूं, क्लियर है, रफ किया जाए, चलो इसको रफ कर देता हूं, ठीक है भाई। चलो अब देखो आगे क्या है, शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व, ये कैसे बनता है बेटा, तो इसको भी रफ कर दूं, ऐसा कोई काम तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पे रफ कर दूं, थोड़ा स्पेस हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व नंबर 1 पर इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई इसमें चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपने लिखा प्राइस, यहाँ पे आपने लिखा सप्लाई, आपने लिखा प्राइस और सप्लाई। अब देखो समझना, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है, कैसे होगा, अदर फैक्टर की बात हो रही है, यानी कि प्राइस यहाँ पर भी 10 है, प्राइस यहाँ पर भी 10 है, सप्लाई कितनी हो गई 100 हो गई, यहाँ पर कितनी हो गई 150 हो गई, यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है बेटा जी, लेकिन सप्लाई में क्या है चेंज हो रहा है। कैसे बनाएंगे इसको कर्व में रिप्रेजेंट करूं जल्दी से, यहाँ पे दो बनाओ, एक एक्स एक्सिस, एक आपका क्या हो गया बेटा वाई एक्सिस, यहाँ पे लो 0, यहाँ पे लो प्राइस ले लो 5, फिर ले लो प्राइस 10, यहाँ पर क्या ले लें 50 का 50, 100, 150, ठीक है। अब देखते हैं शिफ्ट कैसे होता है, ठीक है। देखो 10 पे 100, 10 पे 100, थोड़ा सा इधर आओ, ये हो गया आपका पॉइंट ए, ठीक है बेटा। अब देखो 10 पे 150 हो गया, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन सप्लाई क्या होगी चेंज होगी। कोई भी फैक्टर हो जैसे होता है, फैक्ट्री के प्रोडक्शन सस्ते हो गए हो, लेबर सस्ते मिल रहे हो, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई हो, तो इस सारी रीजन से सप्लाई क्या हो गई है बढ़ गई है, प्राइस की वजह से नहीं हुए, कोई और रीजन था। तो 10 ही प्राइस में सप्लाई बढ़ गई, तो 10 की जगह कितना होगा सेकेंड पॉइंट में 150, यहीं पे मान लो सपोज ये 150 है, ये क्या हो गया आपका पॉइंट बी।
अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है सप्लाई। देखो उसमें यूं हो रहा था, है ना, एक जगह से एक पॉइंट ए था, ए बी था, अभी जो आपने पढ़ा एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, शिफ्ट ऑफ सप्लाई, यानी इंक्रीज इन सप्लाई। आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, दिख रहा है, ए से बी की तरफ जा रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंक्रीज इन सप्लाई। क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब देखो आगे दूसरा लो, एक डिमांड शेड्यूल मैंने बनाया और यहां पर मैंने दिखाया प्राइस, यहां पर मैंने दिखाई सप्लाई। प्राइस कितना था यहाँ पर 10, यहाँ पर भी प्राइस कितना है 10। प्राइस में यहाँ भी कोई चेंज नहीं है, कोई और फैक्टर है। तो यहाँ पर कितना थी सप्लाई 100, यहाँ पर सप्लाई कितनी है बेटा, यहाँ पर मान लो 50। ये क्या बता रहा है, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि देखो जो प्राइस 10 था सप्लाई बढ़ी थी, यहाँ पर प्राइस अभी भी उतना ही है लेकिन सप्लाई घट गई। हो सकता है टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अच्छे नहीं हो, कोई भी मैटर हो सकता है, इसकी वजह से सप्लाई घट गई, लेकिन प्राइस की वजह से नहीं हुआ, कोई और रीजन की वजह से हुआ। तो इसमें क्या होगा, आप बनाओगे एक एक्स एक्सिस, एक बनाओगे बेटा जी वाई एक्सिस, यहाँ पे लेके आओगे 0, यहाँ पे क्या है प्राइस आपका 5, यहाँ पर प्राइस आपका है क्या 10, सप्लाई में आप यहाँ दिखाओगे 50, यहाँ आप सप्लाई में दिखाओगे 100, एक और ले लो थोड़ा सा, आप यहाँ दिखाओगे 150। ठीक है, एक्स एक्सिस। अब ये बताओ हमें आप लोग 10 पे कितना है बेटा 100, तो 10 पे कितना है 100, यहाँ से जाओ 100, ये हो गया, ये पैसा कैसा हो गया आपका पॉइंट ए हो गया। अब आगे देखो प्राइस कितना है 10, सप्लाई कितनी है 50, यानी कि 10 से 50, 10 से 50 यहाँ पे लो और नीचे की तरफ आ जाओ, ये कैसा पॉइंट हो गया बेटा बी। समझ में आई बात। तो यानी कि शिफ्टमेंट कैसे देखने को मिल रही है, ए से बी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, ए से बी जा रहे थे आप, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर साइड ए से बी जा रहे हो, सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज इन सप्लाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई। समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आपको ये टॉपिक आ गया होगा।